जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने सच्चर कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास जो बात 33 है, संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह, शिलांग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है, तो वह है मनाली लेह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। मनाली लेह भारत की सर्वोच्च ऊंचाई पर बनी सड़क है। यह जम्मू कश्मीर में लद्दाख को लेह से और हिमाचल प्रदेश में मनाली से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह है वह सड़क जो कि विश्व में सर्वोत्तम ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग है, जो स्थित है भारत के लद्दाख के राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। पूछा है वह कौन सा नहीं है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र, भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, यह बात जो है गलत है। कम होती वनस्पतियों को फिर से उगाकर होने वाले भूस्खलन को शमन करने का उचित तरीका नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक साथ जहां से ढेर सारी मिट्टियां वहां से निकल जाएं, वह होता है भूस्खलन विधि। यह हो गया भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। कोयला, सोना, पेट्रोलियम, तांबा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है किस उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, तो वह होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पेट्रोलियम को पृथ्वी का काला सोना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। कलफक्कम, तारापुर, नरोरा, पोखरण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो वह होगा पोखरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोखरण। पोखरण जो है भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है, यह एक शहर है जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है पोखरण? तो यह स्थित है राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यह भारत का पहला भूमिगत परमाणु ऊर्जा जो है परमाणु हथियार विस्फोटक परीक्षण स्थल है। यह जो है पोखरण जो है भारत का पहला भूमिगत परमाणु हथियार विस्फोटक प्रशिक्षण है। यह होगा भूमिगत परमाणु हथियार विस्फोटक परीक्षण है स्थल है। यह हो गए
परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भारत में कहाँ कहाँ स्थित हैं? चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में स्थित है, एक राजस्थान के नाम पर ही है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह जो स्थित है राजस्थान में ही स्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह भी कहाँ स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं, जो कि हैं राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दूसरा जो है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उत्तर प्रदेश में एक ही स्थित है, वह है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। गुजरात में भी एक स्थित है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है गुजरात राज्य में। महाराष्ट्र में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर यह इंपॉर्टेंट है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है महाराष्ट्र में। कर्नाटक में भी कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पहला जो होगा वह होगा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पहला जो होगा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और दूसरा जो होगा वह होगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पहला जो है कलपक्कम, दूसरा जो होगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह दोनों परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थित हैं तमिलनाडु में। कर्नाटक में जो स्थित है वह है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह इंपॉर्टेंट है, जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, और एक इम्पॉर्टेंट और है जो कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? भारत, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिल्पा जो है यह एक प्रकार की कृषि है जो कि स्थानांतरी है। यह स्थित जो है मैक्सिको में। मैक्सिको में इसे जो है मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि को मिल्पा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के कृषि में एक छोटे से क्षेत्र में कुछ समय के लिए कृषि नहीं की जाती, फिर कुछ समय के लिए उसे समाशोधन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फिर इसमें बीज जो है लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुधा डेयरी, मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आरेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो वह होगा ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आरेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्राम सभा के सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है और कार्यवाही का एक रिकॉर्ड रखता है। ग्राम पंचायत का प्रधान जो है सरपंच होता है, जो कि निर्वाचित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का तरीका है। कथन बी है, लोकतंत्र सभी लोगों की भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लिए लोग ऐसा करने में समर्थन नहीं होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सही है, बी गलत है, ए बी दोनों सही है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कथन है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना और सरकार उसके कार्यों को चुनौती देने का तरीका है। हाँ, यह पहला कथन जो है सही होगा। दूसरा कथन है, लोकतंत्र सभी लोगों की भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। यह भी कथन सही होगा। पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। लोग सरकार एवं उसके कार्यों को बहुत तरीकों से, जैसे रैली, हड़ताल आदि से चुनौती दे सकते हैं। सामाजिक आंदोलन का आयोजन करना लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण तरीका भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? बुद्ध शाखा, केसर सांगा, सिद्ध सागा, निर्वाण सांगत। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केसर सांगा। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। केसर सांगा तिब्बत का राष्ट्रीय जो है यह क्या है? महाकाव्य है। तिब्बत का यह केसर सांगा जो है यह एक महाकाव्य है। यह संस्कृत नायक केसर के वीर कर्मों को वर्णित करता है। संस्कृत नायक केसर के वीर कर्मों को वर्णित करता है। तो इसको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी यानी लेखपाल द्वारा दिए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। कथन बी है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन जो है ए सही है, बी गलत है, ए बी दोनों सही है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
कथन पहला है, पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अध्ययन लेखा जोखा रखता है। यह बात सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। यह भी सही है। कथन ए और बी दोनों सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है राइट होगा, ए और बी दोनों सही है। पटवारी सरकारी अधिकारी होता है जो गांव का भी प्रभारी होता है। इसके कार्यों में किसानों से भू राजस्व का संग्रहण करना और खेतों में किसानों द्वारा परिवर्तन का ट्रैक रिकॉर्ड रखना, यह जो है यह रिकॉर्ड का नवीनीकरण भी करता है, जिससे स्वामित्व स्थान एवं कृषि क्षेत्र को जानने में सहायता मिल सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? पूछा है लोकतंत्र के संबंध में वह कौन सा कथन है जो गलत है। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने में छूट होती है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र पर लोग लिए गए निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र के संबंध में वह कौन सा कथन है जो गलत है। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने में छूट होती है, यह बात सही है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, यह भी सही है। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, यह बात जो है गलत है। और लोकतंत्र पर लोग लिए गए निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं, यह भी जो है सही है। पूछा है कौन सा गलत है, तो वह होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। लोकतंत्र में किसी शासक को देश का राज करने का अधिकार नहीं होता है। लोकतंत्र एक राजनीतिक पद्धति है जिसमें या तो लोगों द्वारा शासन किया जाता है या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? घरेलू हिंसा, यौन प्रताड़ना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, असमान वेतन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप से बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। यह कानून जो बना था महिलाओं के संरक्षण के लिए 2006 में एक कानून बना, वह क्या था? तो वह था घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया महिलाओं के लिए। वर्ष 2006 में घरेलू हिंसा में महिलाओं की रक्षा करने के लिए कानून बनाया गया। इस कानून को अनुच्छेद 304 बी और 498 ए में शामिल किया गया। यह जो कानून है यह संविधान के अनुच्छेद 304 बी किसमें शामिल है? 304 बी में, और शामिल है 498 ए में शामिल है। दो अनुच्छेद में शामिल है जो 2006 में कानून बना था। 304 बी में और 498 ए में जो है यह शामिल है घरेलू हिंसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है जनसंचार के माध्यम से जो 4 संदर्भ दिए गए हैं, कौन से कथन गलत हैं? विज्ञापन द्वारा धन कमाया जा सकता है,
जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक बदलती रहती है। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जनसंचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वह गलत है और वही सही होगा। तो वह कथन जो गलत होगा, विज्ञापन द्वारा धन कमाया जा सकता है, यह बात सही है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक बदलती रहती है, यह भी सही होगा। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, यह भी सही है। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, यह बात जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। मीडिया के कामकाज में सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हस्तक्षेप जो है वह नहीं होता है। मीडिया जनता में जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया जो है जनता में जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्धारित होता है। चैनल की लोकप्रियता पर, दर्शकों की मांग पर, बड़े व्यापार घरानों पर, कंपनी क्षेत्र पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है समाचार चैनलों का विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? तो वह निर्भर होता है चैनल की लोकप्रियता पर। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, चैनल की लोकप्रियता पर। एक समाचार चैनल पर विज्ञापन की लागत बदलती रहती है, यह चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर रहता है। अन्य कारकों में दिए गए प्रतियोगिता, समय आदि शामिल है। अन्य कारकों में दिन जो है, प्रतियोगिता, समय आदि शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है, चलिए पढ़ते हैं। जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कथन बी है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। ए बी दोनों सही हैं। ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है जनहित याचिका के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बात जो है गलत है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो यह बात सही है। सेकंड जो कथन है वह सही है, फर्स्ट कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी होगा, सॉरी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट होगा, ए गलत है, बी सही है। जनहित में अभियोग का अर्थ जो होता है जनता के हितों की रक्षा। जनहित का मतलब होता है जनता के हितों की रक्षा।
जनता के हितों की रक्षा। जनता के हितों की रक्षा जनहित का अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।